हेलो स्टूडेंट, क्लास 11। देखिए, हम फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों को याद रखेंगे क्योंकि इनका यूज चैप्टरों के अंदर होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एलजेब्रा के बारे में। एलजेब्रा में ये फॉर्मूले दे रखे हैं कुछ, इन चीजों को कम से कम आपको लर्न करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो जहां पर टर्मों की मल्टीप्लाई हो रही है वहां पर भी प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पर माइनस साइन है तो जहां मल्टीप्लीकेशन टर्म आया है वहां पर भी माइनस का साइन आया। नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि एक बार ए प्लस बी आएगा और एक बार ए माइनस बी आएगा ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और जब क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से सॉल्व नहीं होता है तो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल रिटर्न लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और सी भी हमारा कांस्टेंट है। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वेरिंग जो टर्म है, वेरिएबल जो टर्म है वो क्या है हमारा एक्स है, तो आंसर जो है एक्स की टर्म में आएगा। एक्स बराबर होता है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा सॉल्यूशन निकल करके आया है। इस अकॉर्डिंग आप जो है अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इस तरीके से आप जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो फिजिक्स में यूज होंगे। हमने सबसे पहले अलजेब्रा को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख रहा हूं, उनको देखें, आप उनको समझने की कोशिश करें। देखिए, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को समझना हमारे को, तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को समझने के लिए आपको पहले ट्राइंगल के बारे में समझाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, जिसकी की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए। तो ये होता है बेस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। बी से रिप्रेजेंट कर रहा है ये पी से और ये एस से। तो 6 हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं हम, क्या होता है पी अपॉन एक्स, पी अपॉन एक्स। कॉस थीटा की वैल्यू होगी बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी। कॉट थीटा की वैल्यू बी अपॉन पी। उल्टा हो जाएगा, जो टेन की वैल्यू है वो कॉट की हो जाती है और जो कॉस की वैल्यू होगी वो किसकी हो जाती है, उसका रिवर्स सेक की वैल्यू बन जाएगी। और साइन जो उल्टा हो जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगी उसकी, वो सेक की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, सेक थीटा कॉस का इनवर्स होता है, तो देखिए क्या मिलेगा एच अपॉन बी। कोसेक थीटा की वैल्यू आती है वो किससे आती है, साइन को वैल्यू को अगर हम इन्वर्स करें तो क्या आएगी हमारी एच अपॉन बी। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ये आपको इनकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट हम इससे आगे एंगल को समझेंगे कि एंगल कितने इंपॉर्टेंट है हमारे वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट है हमारा एंगल फाइंड करना है हमारे पास। तो ये कुछ एंगल हैं जिनकी की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, साइन थीटा, हमने एंगल में थीटा लिया था तो वहां पर थीटा लेना, आप अल्फा है तो अल्फा ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइन थीटा यानी थीटा की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। साइन थीटा की जगह 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन
60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू। अब इसके बाद चलते हैं कॉस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखिए रेसिप्रोकल है उधर से। अगर साइन 0 के बारे में बात करें तो साइन 90 वाली वैल्यू आ जाएगी। कॉस 30 के बारे में बात करें तो साइन 60 की वैल्यू आएगी। और अगर cos 45 के बारे में बात करें तो sin 45 की वैल्यू आएगी। अगर हम cos 60 के बारे में बात करें तो sin 30 की वैल्यू आती है। और अगर cos 90 के बारे में बात करें तो sin 0 की वैल्यू आती है। यानी डायगोनली इस तरीके से वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो सिर्फ आपको एक अगर साइन की वैल्यू याद है और अगर उसके बिहाफ पर अगर आपने cos की वैल्यू याद कर ली तो आप सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, 4 रिमेनिंग जो बचते हैं, उनकी भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको समझना है कि जैसे 4 है, 4 के फैक्टर करने तो क्या होते हैं 2 × 3, 6 के फैक्टर करने तो 2 × 3। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये साइन थीटा और कोस थीटा लो होते हैं, टेन थीटा हायर रेटिंग होता है। तो देखिए टेन थीटा को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, टेन थीटा की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसी आती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि टेन 30 की वैल्यू बताइए, टेन 30, तो टेन 30 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए साइन 30 की वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस 30 की वैल्यू। तो इस तरीके से क्या मिलेगी आपको 1/2/1/√3। तो क्या मिलेगी आपको 1/√3 मिलेगी। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है इस फॉर्मूले के बेस पर। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा। फॉर एग्जांपल लास्ट में हमें एक एग्जांपल पूछना चाहते हैं, मान लीजिए कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो कोसेक 60 की जो वैल्यू आएगी वो 1/sin 60। तो देखिए 1/sin 60 कितना है, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। और हमको किसकी बतानी है, कोसेक की बतानी। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पलट जाएगा। तो ये हो जाएगी 2/√3। इस तरीके से हमारे को ये जो एंगल की वैल्यू है वो आपको याद करनी है, क्योंकि इनके बेस पर हमारे फिजिक्स के चैप्टर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा इसी के बेस पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले का भी यूज होगा, उनको भी हम देखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए एंगलों को समझेंगे हम। एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है क्वेश्चंस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्सेस हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम इंटरसेक्ट करते हैं। ये होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट में ब्रेक कर देते हैं। देखिए यहां पर आता है सबसे पहले ए, यहां पर एस, यहां पर टी, यहां पर सी, ए एस टी सी। ये चीज याद रखनी है। ए मीन्स ऑल। यहां ये जो देखिए आप देख रहे हैं इधर, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल माइनस होता है। तो अब देखिए अगर आप अगर ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहां से चलना स्टार्ट किया है आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा यहाँ पर, यानी इस जगह पर एंगल हमारा क्या है 0। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिवली एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो ये लिख रहा है यहाँ पर ए, ए मीन्स ऑल। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव समझाऊंगा मैं आपको। एस, एस फॉर साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। सी फॉर कॉस और उसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीजें आपको एंगल के केस में मालूम होनी चाहिए। तो देखिए अब यहां पर कंडीशंस हैं 90 डिग्री और अगर 270 डिग्री एंगल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एंगलों को फाइंड कर रहे हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री की हेल्प से अगर हम एंगल को फाइंड करते हैं तो चेंज लिख रहा है, चेंज होगा। देखिए कैसे,
चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, अगर कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन है कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक है कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होगा। अब देखिए कि एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमारा एक वैल्यू दे रखी है साइन 150 डिग्री, हमें साइन 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस एंगल को या तो 90 की टर्म में ब्रेक करेंगे या 270 की टर्म में ब्रेक करते हैं तो चेंज आता है। क्या चेंज होता है, ये सारी चीजें, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक, ये चेंज हो जाता है। तो देखिए एग्जांपल 150 डिग्री साइन के साथ में वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 150 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 के साथ, साइन 90 प्लस 60। अगर आप साइन 90 प्लस 60 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 डिग्री आ गया। अब आपको एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए 90 प्लस 60 यानी 90 में आपको कुछ एंगल जुड़ा है, कितना है वो 60 डिग्री। आप चलना यहां से स्टार्ट करेंगे, तो जब आप ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है हमारा, 60 डिग्री ऐड है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे हम, 90 में 60 ऐड किया, तो देखिए यहां से यहां तक चले तो ये तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ से कुछ एंगल जुड़ेगा तो मतलब 60 डिग्री कहां पड़ेगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस का मतलब साइन, और उसका उल्टा कोसेक, ये दो टर्म पॉजिटिव होंगी। तो देखिए हमने क्या किया, साइन 90 प्लस 60 के साथ में चेंज हो रहा है, तो साइन दिख रहा था यहाँ पर, तो साइन किसमें चेंज हो गया, कॉस में, कॉस आ गया। ठीक, अब देखिए कॉस के साथ में एंगल आ गया कितना, 60 डिग्री। तो और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की 1/2। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हम को जो भी एंगल फाइंड करना है, हम अगर उसको 90 डिग्री में या 270 डिग्री में ब्रेक करते हैं तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वांटिटी है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। आगे हम 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए करेंगे। देखिए नेक्स्ट एंगल है हमारे 180 डिग्री और 360 डिग्री। अगर आप अपने एंगल को इनकी हेल्प से ब्रेक करते हैं, यानी 180 डिग्री का यूज करें या 360 डिग्री का एंगल यूज करते हैं, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए हमने एक एग्जांपल दिया है कि 10 210 डिग्री, तो हम इस 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 10 लिखा और 210 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, इस तरीके से आपने लिख दिया इसको। अब आपको ये क्वाड्रेंट का यूज करना है। देखिए 180 प्लस 30 यानी 180 में 30 डिग्री एंगल ऐड करना। तो देखिए अब यहां से यहां तक चलेंगे, क्या आ रहा है 90, यहां से आए 180 हो गया। 180 में जैसे ही आपने कुछ एंगल ऐड किया तो हमारा जो एंगल है वो किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और आपको मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं, टेन पॉजिटिव होगा और उसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है सारी की सारी नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो देखिए क्या एंगल आ रहा है, 10 तो ये आ गया और ये एंगल उतार लिया हमने कितना, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो एंगल है हमारा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। कंडीशन ये है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर कोई चेंज नहीं है, यानी 10 का 10 रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहता है। अब दूसरा एग्जांपल हमारा साइन 210 डिग्री सेम लेके चल रहा है समझाने के लिए आपको। तो देखिए हमने किस तरीके से ब्रेक किया, साइन 180 प्लस 30 डिग्री में ब्रेक कर दिया। अब हम क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। तो देखिए आप ऐसे ये 90 चले, फिर 180 हो गया, फिर इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गया हमारा एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं, 10 और उसका रिवर्स कॉट। बाकी टर्म जो भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। हमारे साथ क्या है, यहाँ पर साइन है, तो 180 और 360 डिग्री पर चेंज नहीं हो रहा है हमारा टर्म, यानी साइन कॉस में चेंज नहीं हो रहा, कॉस साइन में चेंज नहीं हो रहा। एज इट इज ये नो चेंज वाली कंडीशन है
180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए। तो साइन का तो साइन रहेगा, एंगल कितना आया 30 डिग्री। लेकिन आपको मालूम है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। इनके साथ तो लगेगा पॉजिटिव का साइन जैसे इसमें लग रहा था, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी आएंगी उनके साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा साइन आ रहा है, तो साइन के साथ में माइनस साइन आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो -1/2। तो इस तरीके से आपको एंगल फाइंड करने भी आने चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, देखिए साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे हम, साइन a माइनस बी। इसी तरीके से cos a प्लस बी एक बार, और दूसरा है हमारा cos a माइनस बी। तो देखिए हमारे को कैसे लिखेंगे, अगर साइन a प्लस बी लें तो क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो जो ऊपर वाला साइन है एज इट इज आता है यहाँ पर, साइन a माइनस बी में क्या आएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब जब साइन टर्म है और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी या c प्लस डी कुछ भी लिख रहा है, तो प्लस में प्लस आता है एक्सपेंड करने के बाद, और माइनस में माइनस आता है। दूसरा है हमारा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी है तो क्या आएगा, cos a cos b, और क्या आएगा यहाँ पर माइनस साइन a साइन b। अगर फॉर्मूला cos a माइनस बी है तो क्या आएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो साइन में cos में ये ध्यान रखना है, साइन में प्लस साइन आता है, माइनस पे माइनस आएगा। लेकिन अगर cos को अगर आप फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस में माइनस साइन आता है और माइनस में प्लस साइन आता है। इसके बाद चलते हैं साइन, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ये हमारा cos 2 थीटा है। cos थीटा 2 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा तरीका है कैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखना है कि हमारे को वैल्यू किस में लानी है, cos की टर्म में लानी है क्या साइन की टर्म में लानी है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद हम चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, इंटीग्रल पढ़ेंगे, डिफरेंशियल पढ़ेंगे। ये टॉपिक और हैं जो कि फिजिक्स के अंदर यूज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कोई एक पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है और उससे कार जो है दूर जा रही है, तो ये रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, कार दूर जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि समय के साथ इसकी जो डिस्टेंस है वो बदल रही है। समय के साथ इसकी डिस्टेंस क्या है, बदल रही है। इसी को हम इंटरलिंक करके चलेंगे अपने टॉपिक से, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y x पर डिपेंडेंट, f इज द फंक्शन। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, अगर x चेंज नहीं होगा तो y भी चेंज नहीं होगा। यहां पर ये थोड़ा सा देखिए कंसीडर किया गया है कि x में कुछ चेंज हुआ, कुछ बदला, डेल्टा x। तो डेफिनेटली जब डेल्टा x इसमें चेंज हुआ है तो डेल्टा कुछ ना कुछ चेंज होगा y के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डेल्टा y। y में डेल्टा y चेंज हो गया, x में डेल्टा x चेंज हो गया। तो देखिए हमें इस तरीके से लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट लगाएंगे एट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यानी डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, डेल्टा x 0 की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx, यानी लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 को, जो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, उसको हम dy अपॉन dx में भी लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब देखिए d अपॉन जो dx टर्म है, d अपॉन dx टर्म ये होता है ऑपरेटर, किसके लिए, y के लिए। d अपॉन dx यानी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को किसकी टर्म में, x के साथ। d अपॉन dx जो है
अगर चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा। तो डी अपॉन डी एक्स इज ऑपरेटर फॉर y, y वैल्यू ऑपरेटर है। इसके बेस पर हम आगे फॉर्मूलों को समझेंगे। ये सिंपल एक थ्योरी थी, इसको आपको समझना है। अब जो फॉर्मूले हैं मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न करना है। तो अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। नाउ डिफरेंशियल कैलकुलस की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स हर टर्म के साथ अटैच है। डी अपॉन डी एक्स इज ऑपरेटर। देखिए अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं आंसर आता है 0। अगर हम x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो n x की पावर n है वो पावर जो पहले आएगी n x और उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे n x n की पावर -1। अगर आप log e बेस x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आएगी 1/x। अगर आप साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है cos x। अगर आप cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है -sin x। अगर आप tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है sec स्क्वायर x। अगर आप cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी -cosec स्क्वायर x। और अगर आप sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आएगी sec x एंड tan x। अगर आप cosec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है -cosec x एंड cot x। तो आप ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है यहाँ पर dx, तो ये टर्म यहाँ पर भी x होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर थीटा लिखें या z लिखें, इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एक चीज और यहाँ पर क्लियर होती है कि जितने भी c से रिप्रेजेंट हमारी क्वांटिटियां हैं, जैसे c फॉर cos, c फॉर cot, c फॉर cosec, इन टर्म के साथ में डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आता है। अब हम इसके आगे करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो है हमारा वो डिफरेंशियल कैलकुलस का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। देखिए इंटीग्रल को हम इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक एस बना हुआ है, इस तरह का सिंबल होता है। ये सिंबल है हमारा इंटीग्रेशन का। हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया x की पावर n dx। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने में क्या होता है कि जो x की पावर न्यूमरेटर में n+1 ऐड हो जाएगी और डिनोमिनेटर में पावर आ जाती है, यानी x की पावर n में 1 ऐड किया, x की पावर n+1 अपॉन डिनोमिनेटर में पावर में ऐड करते हुए n+1। दूसरा, अगर हम इंटीग्रेट करें 1/x dx को, इससे आता है नेचुरल लॉग x ln x। अगर आप sin x और dx, यानी अगर आप sin x टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो -cos x आता है। अगर आप cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो sin x आता है। अगर आप sec स्क्वायर x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो tan x आएगा। और अगर आप cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं तो -cot x आता है। इसी प्रकार अगर आप sec x और tan x को इंटीग्रेट करते हैं तो sec x की वैल्यू आती है, और cosec x cot x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का cosec x आता है। तो ये टोटल फॉर्मूले थे जो कि हमारे फिजिक्स में यूज हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है, वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, उसको भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि फिजिक्स में यूज होगी। इसको देखिए फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उनको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। तो इसको इस तरीके से, अगर कोई क्वांटिटी आती है 1 + x की पावर n, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 तो एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, पावर क्या ले जाएगी nx अपॉन फैक्टोरियल 1, प्लस का साइन आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, पावर आएगी n, फिर ब्रैकेट के अंदर n-1, यानी पावर में से एक 1 कर दिया है कम, -1 किया हमने, ठीक है। तो n-1 ब्रैकेट में आ गया ये।
और जो x था वो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करते चलते हैं। तो ये जो फैक्टोरियल टर्म है नीचे जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 2 के फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 के फैक्टर करो, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 ही मिलेगा। अगर माइनस टर्म आता है 1 माइनस एक्स की पावर n, तो सिर्फ कहाँ चेंज है कि जो सेकेंड टर्म है उसमें चेंज आ रहा है। देखिए एज इट इज सेम फॉर्मूला, 1 माइनस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म माइनस की थी, फोर्थ टर्म माइनस की आएगी। इस तरीके से दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, 1 प्लस एक्स की पावर एन के लिए और 1 माइनस एक्स की पावर एन के लिए। इन पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे, वो करने होंगे इन्हीं की हेल्प से, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। इसी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे जो फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब देखिए आपको मालूम है कि आप क्लास 10th से क्लास 11th में एंटर कर रहे हैं या एंटर कर चुके हैं, तो जो 9th क्लास का सिलेबस है फिजिक्स का वो टोटल डिक्टो क्लास 11th के अंदर मैच करता है, और जो क्लास 10th के अंदर जो सिलेबस है हमारा फिजिक्स का वो क्लास 12th के अंदर मैच करता है। बट इन एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत लार्ज हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ चैप्टर 9th में फिजिक्स के पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर 10th में फिजिक्स के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी एक बुक बन जाती है फिजिक्स के ऊपर क्लास 11th में और क्लास 12th में। तो अब जैसे मान लो फोर्स पढ़ा हमने फॉर एग्जांपल क्लास 9th में, तो क्लास 9th के अकॉर्डिंग फोर्स की जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, किसी बॉडी को पुश करना या किसी बॉडी को पुल करना, दिस इज नोन एज द फोर्स। अब इसी को कोरिलेट करेंगे हम क्लास 11th के साथ। क्लास 11th के साथ क्या होगा कि अगर किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, पुश का मतलब है कि वहां पर क्या है हमारा, कोरिलेट करेंगे अब हम, तो वहां पे होगा हमारा अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम किसी बॉडी को पुल करते हैं तो वहां पर कोरिलेट करेंगे, तो वहां पर होगा हमारा रिपल्शन फोर्स। तो इस तरीके से हम एक कोरिलेट करके क्लास 9th को क्लास 11th के साथ स्टडी करेंगे हर चैप्टर की। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.